पहला लेक्चर है। कुछ बच्चे मेरे पढ़ाए हुए दोस्त दिख रहे हैं, पुराने बच्चे हैं, और मैं आप लोगों के बीच में नया हूँ। मेरे बारे में थोड़ा सा जान लें। मैं गुणराज सिंह, MSc JRF फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और आपके यहाँ बाधा डाइट में पोस्टेड हूँ। डाइट सब समझते हैं ना, जहाँ पे टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। मैं वहाँ से हूँ, और 15 साल नीट और IIT मैंने इलाहाबाद में पढ़ाया है, और अब आपके बीच हैं। पिछले बार एक्चुअली पोस्ट कोविड से मैं ग्रसित हो गया था, 1 महीने हॉस्पिटल में रहा, तो यहाँ के बच्चों ने डिमांड भी मेरी की थी, लेकिन मैं अस्वस्थ था। फिर इस बार ऑफलाइन क्लास मेरी लगाई गई है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बेसिक जो भी लेक्चर मुझे मिले, समस्या ये होती है कि पूरा लेक्चर आप किसी एक टीचर से नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, और नंबर ऑफ़ लेक्चर्स भी कम होते हैं। जितना मिलना चाहिए एक टॉपिक को, है ना, उससे कम मिल पाते हैं। जैसे देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री केवल 2 लेक्चर मेरे लगे हैं, देख रहे हैं ना। अगर ये लेक्चर फॉरवर्ड हुए तो पूरा सिलेबस और अच्छे से कवर होता है ना। हो सकता है मैं भी रिपीट हो बाद में लेक्चर, लेकिन फिलहाल अच्छा बताइए, ये जो केमिस्ट्री है, ये ऐसे PCM ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है या बायोलॉजी है, अगर इन तीनों ब्रांचेज में किसी एक में बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन आपका हो जाता है तो नौकरियों की कमी नहीं होती है ना। और वैसे भी केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है ना, आपका IIT के लिए भी और नीट के लिए भी कॉमन सब्जेक्ट है। तो मैं जानना चाहता हूँ केमिस्ट्री में अभी तक क्या यूटिलाइजेशन, क्या पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है। इंटर पास आउट है। अब आपको मैं बता दूँ, अगर नीट की तैयारी करना है तो कुछ न्यूमेरिकल के चैप्टर हैं। जैसे पहला तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आप मोल्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे लास्ट मास ऑफ कंजर्वेशन, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्टैचियोमेट्री, नाम सुना है ना, गुणांक, ये इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। और मूलानुपाती सूत्र निकालना, अणुसूत्र निकालना, ये कुल मिलाकर मिसलेनियस चैप्टर है ना, जिसमें आप सब कुछ मिक्सअप पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी। अणु, परमाणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो भी आपकी छूटी हैं, 11th में नहीं पढ़ा या भुला गए हों, फिर से उसका रिपीटिशन होने वाला है इस चैप्टर में, है ना। तो हम बात करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है केमिस्ट्री की यूटिलिटी से। उपयोगिता क्या है केमिस्ट्री, और क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री, बताइए। केमिस्ट्री पढ़ के क्या होगा। पहले बात तो इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए सब्जेक्ट में, है ना। क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री, ये इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ साइंस। आपको पता है, ये केमिस्ट्री विज्ञान की ऐसी ब्रांच है जिसे आप साइंस का हार्ट कहते हैं, हृदय बसता है साइंस का। क्यों बताइए, वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड हार्ट ऑफ साइंस, क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा। आपने P बहादुर की बुक पढ़ी है, एक आती P बहादुर की बुक, इंटरमीडिएट में चलती है, मोटी सी। इसमें कितने लोग CBSE बोर्ड से हैं, आप हैं। दोनों मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, आप चाहे तो नोट्स इंग्लिश में लिखिए और समझिए बायलिंगुअल, ठीक है ना। तो हार्ट ऑफ साइंस जब भी बात को पढ़ेंगे, उसमें पहला ही पेज में या सेकंड पेज में लिखा है केमिस्ट्री हार्ट ऑफ साइंस। क्यों कहा जाता है विज्ञान का हृदय। जब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की और ये एंगल से उड़ाने के, हवाई जहाज़ के तमाम बातें करते हैं, तो वहाँ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जहाँ गहराई की बात करते हैं, ऊंचाई की, है ना, मेजरमेंट की बात करते हैं, कोई मशीन के बनाने की बात करते हैं, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं। लेकिन केमिस्ट्री कहाँ है उसमें, उसका जो बेसिक पार्ट है। एक्चुअली अगर हम ये लकड़ी कह रहे हैं, लकड़ी है क्या, कार्बन है। क्यों, पूरी बॉडी आपका लिए DNA का हम क्या है, अगर कहते हैं कि होल बॉडी के पॉलीमर, DNA पॉलीमर, हम लोग DNA के क्या है बताइए, बहुलक है ना। और DNA आप जानते हैं डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस ATGC, है ना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अच्छा, 2 टर्म आप उसमें पढ़ते होंगे, बायोलॉजी वाले हैं इसमें, तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, नाम सुना है। यस सर। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। हाँ हाँ, ये अरे वो तो DNA RNA में अंतर आप बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अभी बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ाने मिलेगा। न्यूक्लियोसाइड DNA की सबसे छोटी इकाई होती है, और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड से मिलकर टाइड बनते हैं नहीं, देखिए, अगर बेस प्लस शुगर है, बेस प्लस शुगर, हाँ देखिए जी रिगार्डिंग मोड ऑन है ना,
हाँ चलो। तो बेस का मतलब कितने टाइप के बेस, ATGC है ना। और जो है जो आपका आरएनए होता है थायमीन के स्थान पर यू हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। ये आप डिफरेंस भी पढ़ते हैं है ना, आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है। थायमीन के स्थान पर वहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल है ना। ये नाइट्रोजनस बेस कहे जाते हैं क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस में किसी में पिरिडीन, ये देखिए पिरिमिडीन न्यूक्लियस है, इतना चीज़ कॉमन होता है। बेसेस भी दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन है ना, दो टाइप के बेस इसमें कैटेगराइज हो जाते हैं। तो जब बेस की यूनिट मान लीजिए सुगर यूनिट से, सुगर यूनिट ये पेंटोज सुगर होती है, ये देखिए 5 मेंबर्ड रिंग, 5 सदस्यीय रिंग श्रृंखला होती है। और यहाँ पे जैसे H है, OH है, यहाँ H है और H है, H है, OH है, H है, OH है। इसको कहते हैं पेंटोज सुगर। क्या कहते हैं इसको? नंबर ऑफ मेंबर्स 5 है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, आप देख रहे हैं HH लगा है ना। अब आपको ऐसे अंतर तो बता देते हैं बायोलॉजी वाले, लेकिन केमिस्ट्रिकल अंतर क्या है, क्यों कहते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है ना, और आरएनए में राइबोज। तो डीऑक्सी और राइबोज में क्या अंतर है? डी का मतलब होता है रिमूवल, डी माने बाहर चला जाना, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन का है ना। तो डीऑक्सी का मतलब जब सेकंड कार्बन पर यहाँ पे OH होना चाहिए था, यहाँ ऑक्सीजन ना हो, तो ये कौन सी शुगर हो गई बताइए? डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई। और ये पाई जाती है किसमें? डीएनए में। किससे पाई जाती है? और जब यहीं पर OH आ जाए तो ये हो जाती है राइबोज शुगर, और ये हो जाती है किसमें? आरएनए है ना। ये देखिए डीएनए आरएनए में शुगर में यही अंतर है ना। सेकंड कार्बन पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आप जान लीजिए वो राइबोज शुगर है, ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या है वो? डीऑक्सीराइबोज शुगर। एक तो ये जब बेस का कनेक्शन शुगर से होता है, जैसे आपका ये है यहाँ पर और यहाँ से बेस लग जाए, अब वो बेस कोई भी हो सकता है, एडनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, थाइमिन, कुछ भी। तो इतनी यूनिट कहलाती है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाती है बताइए? बेस प्लस शुगर इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, ये बनाता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब यहाँ से आपका फास्फोरिक एसिड ऐड हो जाता है, जैसे H फास्फोरिक एसिड का आप जानते हैं इस तरह का H3PO4 फार्मूला होता है ना फास्फोरिक एसिड का। जब बेस शुगर यूनिट से फास्फोरिक एसिड कनेक्ट हो जाए तब ये जान लीजिए अब ये पूरा यूनिट कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब वो बेसिक यूनिट उसकी बात नहीं करता। अगर फास्फोरिक एसिड आप कनेक्ट कर दोगे तब ये पूरा यूनिट बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। और ये हटा दे तो अभी ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है ना। और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का मतलब सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे तो राइबोज, एब्सेंट रहे तो डीऑक्सीराइबोज। ये डीएनए आरएनए में अंतर है। अब यहाँ पर ये बेस भी दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन बेस एंड पिरिमिडीन। बहुत डिटेल में यदि कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाने को मिलेगा, बायोमॉलिक्यूल एक चैप्टर है और इंटर फाइनल में बायोमॉलिक्यूल है ना। तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में प्रोटीनों का स्ट्रक्चर और कैसे इनका डीएनए आरएनए में जो आप रेप्लिकेशन आप डीएनए की बात करते हैं ना, वाटसन और क्रिक मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ना, कहाँ कैसे कनेक्ट होता है सब मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में क्या खास बात हम आज बात करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की उपयोगिता हार्ट ऑफ साइंस जो कहा जाता है, क्योंकि हर विज्ञान में केमिस्ट्री क्या है? इन्वॉल्व है ना। जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान, बायोलॉजी वालों के लिए केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि पूरे मेडिसिन का संसार, दवाइयाँ है ना, जितना रिसर्च और डेवलपमेंट है सब में केमिस्ट्री, एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है। अच्छी अच्छी कंपनियों में केमिस्ट दो टाइप के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल्ड केमिस्ट है ना। एक जो सीधे जाके मशीन में बनाते हैं, मशीनें बनाती हैं लेकिन टेम्परेचर प्रेशर ऑब्जर्व करते बैठे रहते हैं है ना, उन्हें कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। और एक जो मटेरियल बन जाता है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। जैसे आप पेप्सी तमाम ड्रिंक्स पीते हैं या कोई मटेरियल बना, तो इसमें जैसे आपका साबुन की टिकिया बनी तो उसमें कास्टिक सोडा इतना % आना चाहिए, इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो वो क्वालिटी निकाल के लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि ये मटेरियल मार्केट में जाने के लिए पास होने वाला है या नहीं है। अगर उन्होंने सैंपल को रिजेक्ट कर दिया तो आप जनरल मैनेजर हैं या कुछ भी कर लीजिए,
फिर वो प्रोडक्ट मार्केट नहीं उतरता। तो सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट आप वहाँ कंपनी के उससे जुड़े हुए होते हैं, प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस हैंड है, अगर आप प्रैक्टिकली जानकार हैं, तो जान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ा हुआ बंदा कभी बेरोजगार नहीं रह सकता, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, आपको ग्लैक्सो सुना होगा, कैडिला सुना होगा, ONGC सुना होगा। ये सब कंपनियाँ जितना एक इंजीनियर सैलरी देती हैं, ONGC की केमिस्ट की सैलरी 75,000 पर मंथ है स्टार्टिंग, है ना। और नंबर 1 की फैसिलिटी देते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिकल, जैसे अब यहाँ पे मैंने कॉलेजों में देखा है, इंटरमीडिएट से प्रैक्टिकल बिल्कुल ख़त्म कर दिए, नहीं कराते हैं, है ना। आपको पता अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, HD क्रिटिकल, बेसिक क्रिटिकल, ये सब इंटरमीडिएट में टेस्ट कराया जाना चाहिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोटीन का, आप ग्लूकोज की कंपनी में गए, पार्ले जी, है ना, वहाँ किसके बारे में पूछेंगे, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, हाउ यू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट टेस्टिंग कैसे करते हो, कैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सेपरेट करोगे, बाई टेस्ट करके दिखाओ, है ना। ऐसे जनरल इंटरव्यू से आप केमिस्ट के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc, अगर आप मास्टर डिग्री है, फर्स्ट क्लास है, तो आप जान लीजिए 1 हफ्ता अगर वापी एरिया, अंकलेश्वर एरिया, नोएडा एरिया, जहाँ केमिकल कंपनीज हैं, 1 हफ्ते आप चले जाइए। यदि आप केमिस्ट्री जानकार हैं, जनरल इंटरव्यू दीजिए। जितना इंजीनियर सैलरी हो उतना एक केमिस्ट की सैलरी होती है। जितने फर्टिलाइजर कंपनियाँ हैं, जैसे इफ्को का नाम सुना होगा, खाद बनाती है यूरिया, है ना, वहाँ भी केमिस्ट्री वालों की ज़रूरत होती है। हिंडाल्को आपके रेडीकोट में है, वहाँ एल्युमिनियम फैक्ट्री है। जितनी फैक्ट्रीज होती हैं, कह लीजिए टाटा स्टील सुना होगा, नवरत्न कंपनी, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, वहाँ ऑयल पे शोधन किया जाता है, तेल निकाला जाता है समुद्र से, है ना। तो वो तेल की क्वालिटी चेक करते हैं, तेल में क्या क्या है, कितना क्या होना चाहिए, नैफ्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डीजल का कितना पार्ट। आपको पता है ना, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम का मतलब क्या, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का, और ये सारी चीज़ें का मिक्सअप है ना। और लास्ट में जो कचरा बचता है उसके डामर कहते हैं। क्या है बताइए, इसका मतलब कोई भी पेट्रोल, इवन वैसलीन जो आप चेहरे पे लगाते हैं सैनिक के लिए, वो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट तो होता है टॉप क्लास का जो इसका प्रोडक्ट होता है, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट, वो होता है गैसोलीन। गैसोलीन हाई टेम्परेचर पर जो जहाज़ों में भरा जाता है, तभी आप जब जहाज़ें कभी भी डिसबैलेंस होती है तो बहुत जल्दी आग लग जाती है ना। ये 400 डिग्री जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, 400 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मिलता है डिस्टिल्ड प्रोडक्ट। यानी जिसका जितना आप समझिए वेपर प्रेशर, जो ऑयल वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा बनाएगा उसकी क्वालिटी उतना ही क्या होगी, अच्छी होगी। जैसे आप देखिए पेट्रोल डीजल से महंगा है, आप पेट्रोल और डीजल कैसे रखिए, देखिए पेट्रोल जल्दी उड़ेगा, यानी वो जल्दी वेपर बनाएगा, और डीजल कम। उसके कंपेयर में मिट्टी का तेल है नीचे, है ना। फिर क्या है, और मोटे तेल जैसे नैफ्था, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कभी कभी आप मशीनों में देखिए पुट्टी में मोटा तेल देते हैं ना। तो वो सब जितना ही मतलब उसका विस्कोसिटी एक फैक्टर पढ़ा होगा। विस्कोसिटी जानते हैं क्या है, जैसे आप एक सरफेस पे आप पानी गिरा दीजिए, दूसरा मिट्टी का तेल, तीसरा शहद गिरा दीजिए, तो बताइए कौन जल्दी से फैलेगा, पानी फैलेगा ना। इसका मतलब जो द्रव की परतें होती हैं एक दूसरे के फ्लो करने का विरोध करती हैं, है ना। और इसी फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, और दिस प्रॉपर्टी नोन एज विस्कोसिटी, इस गुण को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, है ना। तो ये जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका फ्लो करने की प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। तो आप कह सकते हैं पेट्रोल इज हाईली विस्कस दैन डीजल एंड मिट्टी का तेल केरोसिन है ना। तो इस तरह से तो हम बात कर रहे थे कि इसे हार्ट ऑफ साइंस इसलिए कहते हैं कि सारा विज्ञान इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो। जब हम बेसिक लेवल इस कैमरे की और इसमें फिजिक्स की बात करते हैं, हम इसके मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना। आखिर ये बना किसका है, स्टील बना किसका है, लोहा, ये आयरन, स्टैंड किसका बना है ना। बेसिक में उसके आ जाता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स आते हैं ना। तो हर चीज़ की बेसिक क्या है बताइए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और आप कहते हैं वैसे भी ह्यूमन बॉडी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, कहते हैं मेनली 5 एलिमेंट मेक्स आवर बॉडी, है ना। 5 तत्वों से हमारा शरीर का मेनली कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है कि नहीं। हम जब खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज C6H12O6, क्या खाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्यों बताइए, हमारी बॉडी में बेसेस हैं, नाइट्रोजनस बेसेस है ना। जैसे हमारा जो इंसुलिन हार्मोन सुना होगा आपने, है ना, और थायराइड ग्लैंड्स में आयोडीन का सिक्रेशन। तो बताइए हर जगह एलिमेंट
आपके जो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक एलिमेंट हो, सब के सब बॉडी में प्रेजेंट मिलते हैं, उनका कोई न कोई रोल है। जैसे आप देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का क्या रोल है? कैल्शियम है, कैल्शियम फास्फेट हमारी हड्डियों का मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है कि नहीं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मिलता है, आप हरी सब्जियां खाते हैं, क्लोरोफिल उसमें मिलता है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स जाता है ना। इवन हीमोग्लोबिन आपका क्या है बताइए, आयरन है उसमें, है कि नहीं। जिंक, सेलेनियम, आयरन, मैग्नीशियम, सारे तत्व कहीं न कहीं, अगर मान लीजिए ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये सिकुड़ और फैल रही हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में सोडियम नहीं होता बेटा, वो पंपिंग ये नहीं, वो पोटेशियम गार्ड सेल को ओपनिंग करता है, स्टोमेटा गार्ड सेल को ओपन करता है। इसमें कैल्शियम रोल प्ले करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप के फॉर्म में जाता है वो। तो मतलब एलिमेंट कहीं न कहीं हमारी बॉडी के लिए जो बहुत आवश्यक एलिमेंट है वो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना। किसी न किसी फॉर्म में आप केमिस्ट्री में जीते। इवन पर डे आप वाटर पी रहे हैं, वाटर क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड, क्यों? वो भी क्या है बताइए? केमिस्ट्री है। इसलिए जीवन से इस जुड़े विज्ञान से हार्डली अटैच होना बहुत ज़रूरी है ना। आज तो हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक से। आप लोग सब इंटर फाइनल में हैं या क्रॉस कर चुके हैं? कितने लोग इंटर फाइनल में हैं? आप लोग क्रॉस कर चुके हैं? बीएससी कर रहे हैं? बीएससी हो गया जैन कॉलेज से? अच्छा, महिला से, ठीक है, कोई बात नहीं। पिछली बार जैन कॉलेज के बच्चे थे, बीएससी वाले भी। तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी दूसरे उद्देश्य से पढ़ रहे हो? कर रहे हैं ना, क्योंकि आफ्टर बीएससी बहुत कम लोग तैयारी करते हैं, 12 से ही लग जाते हैं। तो हमें कैटेगराइज कर देना चाहता हूँ पूरा आप लोग पढ़ने का तरीका। नीट में सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। अब आप समझ लीजिए एग्जाम होने जा रहा है, 200 में 160 प्लस रहेंगे तब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना। 160 प्लस, और 160 प्लस का मतलब 4 का चारों, या तो आप जूलॉजी और बॉटनी में लगभग अगर 50 आ रहा है तो 45 प्लस रहिए, और केमिस्ट्री में भी 45 प्लस रहिए। मान लीजिए फिजिक्स में मेनली क्या होता है, बायोलॉजी वालों के लिए फिजिक्स थोड़ा सा वीक हो जाता है, थोड़ा बड़े क्वेश्चन जब आते हैं सॉल्व नहीं हो पाता है। आप 10 क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दीजिए, लेकिन इनमें टारगेट 45 करिए, तब जाके नीट में सिलेक्शन होगा। बल्कि आईआईटी में बल्कि कम मेरिट जाती है, नीट में ज़्यादा जाती है मेरिट, है ना। तो लेकिन ये है कि आपको आईआईटी के लेवल से इसका लेवल थोड़ा सा बिलो होता है। अगर आप चाहें केवल इंटरमीडिएट की अच्छी तैयारी करके आप सेलेक्ट हो सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको जो है पी बहादुर बुक है, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है, सिंगेज की कई वॉल्यूम आता है। एम.एस. चौहान किस स्कूल पढ़ती है? सेंट मैरीज में एम.एस. चौहान चलाते हैं, नीरज सर पढ़ाते होंगे, जानते हैं नीरज सर इसमें सेंट मैरीज में पढ़ाते भी हैं। आपको पढ़ाते हैं? हाँ, प्रशांत सर पढ़ाते हैं। पिछले बार मैंने सेंट मैरीज के बच्चों को पढ़ाया है, लड़कियाँ थी 7-8 लोग, मैं थोड़ा सा अलग से क्या नाम है इन लोगों का, प्रिया सिंह और कई लड़कियों को पढ़ाया मैंने। तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजिकल मत लीजिए सिलेक्शन, बस केवल अपना लेबर बढ़ा दीजिए। 10-10, 12-12 घंटे पढ़िए, देखिए 6 महीने में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। ऐसा नहीं खाए और सोए ऐसे झूम रहे हैं और पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं। एकदम एनर्जी एकदम लगा दीजिए, एकदम रहेगी जान या जाएगी, है ना, तब जाके सिलेक्शन होता है। 17 MBBS है मेरे पढ़ाए हुए, और कुछ लोग जो कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे IT और उसमें हैं, लेकिन उन बच्चों को मैंने करीब से देखा है कैसे मेहनत करते थे, है ना। आजकल लोग ये ऑनलाइन का ज़माना है, आधी चीज़ें तो ऑनलाइन, लेकिन आपको लगता है कि ऑनलाइन मेथड बहुत अच्छा मेथड है, रिफ्लेक्ट करती है, आंखें दर्द करने लगती है, 2 घंटे आप इसके सामने बैठ जाइए मोबाइल सामने, आपका सर दर्द करने लगेगा, है ना। लेकिन अब वो तो कोविड का एक विकल्प था कि आपने थोड़ा सा देख लिया, और ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे लोग जो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं, वो भी मैदान में उतर गए हैं कि हमारा वीडियो लाइक एंड शेयर करें, उसमें प्रचार ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है ना। तो आपको मैं न्यूमेरिकल में बता दूं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है। 11th के चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ाऊँ थर्मोडायनेमिक्स, ये पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया आप लोगों ने? थर्मोडायनेमिक्स, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये सब कैलकुलेट करना है इसमें, है ना। उसमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी, है ना, कैलकुलेशन के लिए सवाल आते हैं। और इसमें फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं गैसियस लॉ। अभी IIT में ये लेक्चर मेरा चल रहा था, गैसियस लॉ, इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, है ना। और किस में मिलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था,
जिसमें आपने एक्टिव मास निकाला होगा, लासातेली प्रिंसिपल पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आयनिक इक्विलिब्रियम, पीएच मान कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीएच वैल्यू, है ना, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो अगर देखें तो न्यूमेरिकल के नाम से 4 चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर में हैं। कितने चैप्टर हैं? सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे, आप या गए भी हैं, तो पहला मिलेगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में रेडियस निकालना, है ना, इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका रेडियस कैलकुलेट करना, है ना, डेंसिटी निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना। एक क्रिस्टल पी और क्यू से बना है, पी ऑटो कॉर्नर पर है, क्यू से बॉडी ऑफ सेंटर्ड है, जिसका फार्मूला निकालो। इस तरह के क्वेश्चन ना, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन, एकदम बैठिए और सारे को जहाँ से सलूशन मिल जाए और उसके बाद सीधे प्रैक्टिस सेट में उतर जाइए। पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए कि आप जब नोट्स बनाइए तो उसका पूरा सॉलिड स्टेट में है क्या क्या, अपने दिमाग में सोचिए है क्या क्या होगा। क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल का टाइप होगा, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, इनके एग्जाम्पल होंगे ना। अब क्रिस्टल की बात करेगा, यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल किसे कहते हैं, है कि नहीं। आज मैं समराइज कर दे रहा हूँ क्या क्या है और कैसे पढ़ना है थोड़ा सा, इसके बाद फिर नोट्स की शुरुआत करता हूँ ना। तो यूनिट सेल क्या है, उसका डेंसिटी कैसे निकालते हैं, जैसे रोज करते फार्मूला Z/M/NA/AQ, इस फार्मूला से डेंसिटी निकालते हैं, है ना। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, ये मोलर मास, ये अवोगाड्रो नंबर है, ये आपका क्या है, ए क्यूब क्या है बताइए, नंबर ऑफ कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। और रेडियस का जैसे FCC है, BCC है, इनका टाइप पढ़ेंगे, √3a/4, किसी का r/2, इस तरह से निकालने के रेडियस और उसके रिलेशन आते हैं। और उसी चैप्टर पढ़ते हैं आप डिफेक्ट, क्या पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से क्रिस्टलों में डिफेक्ट पढ़ते हैं, मेनली 2 डिफेक्ट, आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल, है ना, 2 डिफेक्ट, और 2 डिफेक्ट और मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक किसे कहते हैं, एंटी फेरो किसे कहते हैं, फेरी किसे कहते हैं, इनके एग्जाम्पल। अगर आप बैठ जाइए ना तो 4 चैप्टर एक दिन में खत्म हो सकता है यदि आपने पढ़ा है एक बार, है ना। और उसके बाद फिर तो प्रैक्टिस सेट, जितना प्रैक्टिस से साल पढ़ जाइए ये फिनिश। और जब 4 ये सारे स्टेट खत्म हो जाए, इसके बाद आता है सोल्यूशन। अभी इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैं थोड़ा सा नॉर्मलिटी, मोलरिटी, इन सब की बातों में इंट्रोड्यूस यही करा दूंगा, है ना। और सेकेंड ईयर के सोल्यूशन वाले टॉपिक में स्टार्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, वही चीज़ें फिर पढ़ेंगे आप। नॉर्मलिटी किसे कहते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी किसे निकालते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये सोल्यूशन वाले चैप्टर में और डिटेल में है ना। और सोल्यूशन के बाद एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में है ना। इसमें क्या निकालते हैं, कोलराउस लॉ से, है ना, आप मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 लॉ हैं फैराडे के ना, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, उनके न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। और आपको ECS से सवाल पूछे जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, उससे सवाल पूछे जाते हैं। और उसमें आपको निकाला जाता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, कंडक्टेंस एक टॉपिक है अलग से, है ना, उससे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा बताइए, और न्यूमेरिकल के नाम पे 1, 2, 3 चैप्टर हो गया, और चौथा चैप्टर बताइए न्यूमेरिकल क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, क्या है बताइए, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी जिसे लोग कहते हैं हिंदी में। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, है ना। वो इसमें फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल नीट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर से जो इक्वेशन है K = 2.303/T log 10 to the base A/A-x, इस फार्मूले से रेट कांस्टेंट T और ये और रिमाइंडर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस A-x, ये सब निकलवाते हैं, है ना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कराते हैं, डाटा दिया होता है और कहते हैं इस डाटा से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल के नाम पे 4 चैप्टर, सेकेंड ईयर में न्यूमेरिकल के नाम पे 4 चैप्टर, टोटल 8, है ना। न्यूमेरिकल की अगर मिल जाए आपको RC मुखर्जी की बुक, एक आती है RC मुखर्जी, इलाहाबाद के प्रोफेसर थे ICC कॉलेज में, उनकी एक बुक आती है। नहीं तो MS चौहान, इंग्लिश मीडियम वाले MS चौहान और सिंगेज पढ़ते हैं, है ना, उनमें सब दिया होगा।
आप सोचिए कि जो न्यूमेरिकल के नाम से डरते हैं, फिर फिजिक्स कैसे सॉल्व होगा आपका? उसमें तो न्यूमेरिकल आते हैं ना। अभी केमिस्ट्री न्यूमेरिकल से अलग क्यों होती है? इसमें डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। तो आपका वो पोर्सन जो अरिथमेटिकल पोर्सन है, आपकी इंटर वाली मैथ कहीं काम नहीं आती इंजीनियरिंग के अलावा, है ना। उसमें साइन का थीटा वो जो थियोरम प्रूव करते हैं, उसका एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है? एक्चुअल में यूज़ वही है जो बैंकिंग में आप पढ़ते हैं, कितनी जल्दी गुणा कर लें, कितनी जल्दी तेज आपका दिमाग काम कर रहा है, लाभ हानि परसेंटेज बट्टा कैसे निकालते हैं ना। यही सब तो एसएससी और सब में आता है, बैंकिंग एसएससी तो यही पार्ट पूछते हैं ना। ऐसे ही वही गणित यहाँ केमिस्ट्री में काम आती है ना, कि आप इनको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। और मेन चीज़ है आपको आता है, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। आप कितनी जल्दी उसी यूनिट टाइम में आधा मिनट मिल रहा तो उसी में आपका सॉल्व करना चाहिए, इतना तेज करना चाहिए कि उसी टाइम पीरियड में आपका क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, तब तो बात अच्छी है। नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आपको आते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि मैं खुद ही एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ और BHC से उसमें BHMS से रिटर्न हुआ हूँ। फिर हमने फिर MSc कर लिया। BHMS में होम्योपैथिक चीनी की गोली वाला डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, है ना। तो इसीलिए फिर MBBS नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया, फिर MSc कर लिया। तो कितनी मेहनत की जरूरत, और उसकी एक वजह थी, जानते हैं क्या? फिजिक्स, है ना। जैसे हम लोग बायोलॉजी वाले थे, फिजिक्स में इंटर में अच्छा टीचर नहीं मिला। जब आपका बेस कमज़ोर हो जाता है ना, फिर आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, फिर वो चीज़ नहीं आ पाती, सिलेक्शन वाला नंबर नहीं आ पाता है ना। इसीलिए मैं अभी से कह रहा हूँ, कुमार मित्तल की बुक, है ना, SC वर्मा की बुक, फिजिक्स में SC वर्मा चलती है ना, ये सारा ये सब चारों सेक्शन जब तक मजबूत नहीं होंगे आपको MBBS नहीं मिलेगा। आपको नीट क्या और बहुत सारा आयुष का अलग कर दिया है, जैसे BHMS, BAMS, BUMS, इनका अलग एक वही बना दिया हुआ है ना। लेकिन जो है अब BSc नर्सिंग भी एक कोर्स होता है, खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा, अगर KGMC मिल जाए तो जॉब ओरिएंटेड है, लेकिन ये होता है ना उसके नाम में नर्स बनना है, तो थोड़ा सा दिमाग में हो जाता है कि जबकि इसकी ग्रेड पे जब ज्वाइनिंग होता है नर्सिंग का तो 4600 ग्रेड पे की नौकरी से स्टार्टिंग होता है। ग्रेड पे का मतलब 50,000 के आसपास से, है ना, उस ग्रेड पे से। लेकिन ये है कि वो सब लोग समाज सेवा उस तरह नहीं करना चाहते, सब लोग MBBS पाना चाहते हैं, MBBS के लिए पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए तो ये सब 4 चैप्टर अब मैं आपको बता दूं। न्यूमेरिकल की बुक आप लोग को कौन सी लिए हैं? न्यूमेरिकल की बुक है कोई आपके पास? नहीं है, खरीद लीजिए, अभी से लग जाइए। पहली बात तो जुलाई वाले में ट्राई करिए कि एकदम फाइनल में पीरियड है, भरा होगा फॉर्म आप लोगों ने, भरा है तो अभी जितना भी समय है, अब आपको पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है, अब है सीरीज सॉल्व करने का समय है। कुछ क्वेश्चनों को एज सच ऐसे रट जाने का समय है ना। ऐसे आप रट लीजिए, जो चीज़ नहीं पढ़ा उसको रट लीजिए। रटने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, केवल समझदारी से काम नहीं चलता। कभी कभी क्या होता है, इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है, हम जब कवर नहीं कर पाते उन चैप्टर को, क्वेश्चनों को रट लें, कहीं कहीं 40% क्वेश्चन आप 10 साल का पेपर आप देखिए, सॉल्व करिए, लगभग 50% क्वेश्चन उसमें फंस जाएंगे, ऐसा वही पूछ दिए जाएंगे। और जो बायोलॉजी है वो तो NCERT लाइन बाय लाइन रट लीजिए, उसी से आते हैं, बायोलॉजी कहीं से बाहर नहीं आता, एकदम NCERT आता है लाइन बाय लाइन। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो डेविएट भी कर देते हैं, थोड़ा सा 10-20% अलग कर देते हैं, लेकिन बायोलॉजी एकदम NCERT लाइन बाय लाइन अगर रटी है तो टोटल बायोलॉजी के क्वेश्चन हो जाने हैं आपके, है ना। तो इस उम्मीद के साथ कि केमिस्ट्री को बहुत अच्छा हम लोग एक्वायर करेंगे, ग्रहण करेंगे, है ना। और तो शुरुआत करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो रिएक्शन की बात करते हैं। बताइए रिएक्शन, कोई बताएगा क्या है रिएक्शन? कहते हैं रिएक्शन नहीं बनता है और इक्वेशन बैलेंस नहीं होता ना। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, रेडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट ईयर में, तो उसमें बैलेंसिंग की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात करते हैं ना। और अब आपका जो सेकेंड ईयर मैंने कहा था पिछली बार कि लगभग 60% सिलेबस ऑर्गेनिक का मिलेगा। एल्कोहल फिनाल ईथर एक चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, है ना, वो चैप्टर है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इंटर फाइनल में है, बायोमॉलिक्यूल है, पॉलीमर है ना। अब फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर हटा दिया गया कोविड के कारण, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, दवाइयों से उसमें परिचित कराते थे, है ना, किस किस टाइप की मेडिसिन होती हैं ना, तो उनके बारे में। लेकिन वो चैप्टर अब छूट गया और मौका मिला तो यहाँ पे वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा। 10-12 टाइप की क्लासिफिकेशन, जैसे एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो बुखार उतारती है ना, एंटी इंफ्लामेटरी
माने जो दर्द और सूजन को, स्वेलिंग को कम करती है ना। एंटासिड जो एसिडिटी को रिमूव करती हैं। इनकी दवाइयों के एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। एंटी हिस्टामीन, खांसी वांसी आती है तो उनमें जो सिरप पीते हैं आप, है ना। एंटी फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाइयाँ। एंटीऑक्सीडेंट जो चेहरे को एकदम युवा रखती हैं, लंबे समय तक आपका जो है बूढ़ा नज़र नहीं आएंगे। एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ, उसमें विटामिन सी कंटेंट होता है ना। तो बहुत सारे क्लास की दवाइयाँ हैं। और एंटी माइक्रोब्स जैसे दांत खाद खुजली इस तरह के इसके बीज हुआ, इनको रोकने वाली दवाइयाँ, है ना। तो बहुत सारी एंटीसेप्टिक, जैसे कि आप प्रचार पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलीन, क्यों बोरोलीन, बोरो प्लस, थोड़ा सा कटा से लगा दिया, हीलिंग क्या करती है, हीलिंग करती है। बहुत बड़े और सबसे बड़े क्लास की दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स, 6 कैटेगरी की दवाएँ, 6-7 प्रकार की एंटीबायोटिक्स का क्लास हो गया है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द फादर ऑफ एंटीबायोटिक, इनके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कहे जाते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं के जनक कहे जाते हैं, है ना। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से उन्होंने पेंसिलिन निकाला था और इसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हम बात करते हैं रिएक्शन क्या होती है। बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ेंगे, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, आयन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से बताइए रिएक्शन क्या है, आप बताओ। व्हाट इज रिएक्शन, आप बताओ। जब दो एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करते हैं हाँ, दो सपोज दैट A + B आप कह रहे हैं चेंज टू C, क्या ये सही है? अगर दो कंपाउंड का रिएक्ट होना जरूरी है क्या? नहीं। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, यस सर, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। बताइए क्या ये रिएक्शन नहीं है? यही जाते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन कैसे करोगे आप? व्हाट इज रिएक्शन? किसी रिएक्शन को होने के लिए दो रिएजेंट का होना जरूरी नहीं है। यस सर, इट्स सेल्फ सिंगल। ऐसे देखिए, अब वोलर साहब जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहे जाते हैं, उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया, अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया और बन गया फर्स्ट कंपाउंड यूरिया बन गया। आपको पता है ये लैब में बनाया गया सबसे पहला कंपाउंड है ना। और इसको किया था और अपने गुरु के जो प्रिंसिपल था वर्जीनियस साहब, उनके गुरु थे, अपने ही गुरु के सिद्धांत का खंडन कर दिया, है ना। उन्होंने कहा, उनका कहना था उनके गुरु का, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी ओरिजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही संभव है ना। जैसे जब जंतुओं की चर्बी मिट्टी में मिल जाती है, उन्हीं से मेथेन जैसे सब्सटेंस का ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन होती है ना। तो कुछ समय बाद इनिक्स थे वोलर, अल्फ्रेड वोलर, इन्होंने हीट कर दिया अमोनियम साइनेट को और ये कन्वर्ट हो गया यूरिया में। और ये था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। तो पहला निर्मित यौगिक यूरिया उन्होंने बना दिया लैब में, और वो सिद्धांत जैव शक्त सिद्धांत, बायोविटल थियरी कहते थे, वो क्या हो गई, उसका खंडन कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाए जाए, है ना। इनकी उत्पत्ति इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हो सकती है। तो हुआ क्या, फिर सोचना पड़ा कि जरूरी नहीं है कि 2 या 2 और मोर देन 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें और नया प्रोडक्ट बनाएं, है ना। तो बताइए फिर क्या होना चाहिए रिएक्शन, और कौन बताइएगा, और कौन बताएगा, आप बताओ बेटा, रिएक्शन से क्या समझते हो? जब कोई दो पदार्थ मिलकर उत्पाद बनाते हैं, तो जब कोई एक ही पदार्थ अपघटित होकर कोई नया पदार्थ बनाता है, उसे प्रक्रिया कहते हैं। तो एक ही पदार्थ अपघटित हो गए, तब तो Na और ASCl, NaCl बना और H2O बना। इसमें कोई एक पदार्थ अपघटित नहीं हो रहा, दोनों अपघटित हो रहे हैं। ये वाटर बना और ये NaCl बना। तब तो 1 से 7 से इंटीग्रेशन आपकी परफेक्ट नहीं है। और कुछ नहीं, हाँ उधर से तो बताओ, वह ना भुला गया यार मैं, क्या है तो, हाँ बताओ। तो नया प्रोडक्ट तो इसमें बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना कहते हैं, है ना। ये नया बन रहा है। उस समय मैंने बताया था जब तुम लोग क्लास ले रहा था, भुला गए, इसीलिए पूछ रहा था। हाँ है ना, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, है ना। कोई भी बॉन्ड जो पुराने कंपाउंड में बना हुआ है उसका ब्रेक हो जाना और एक नया कंपाउंड, एक नया बॉन्ड का बन जाना, और उसके साथ साथ जो नया बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसको? और जो उसके साथ साथ बनता है उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट, है ना। तो रिएक्शन इज ए पाथ
in which old bond are present in the compound are broken and new bond of compound are formed, है ना। अब देखिए जैसे हम NaOH है और ये Cl है, Na और OH के बीच का जो बॉन्ड है ब्रेक हुआ ना, और यहाँ HCl है, H और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये देखिए वाटर ट्रांसफर हुआ, एक नया बॉन्ड बना बिटवीन Na एंड Cl, एक नया बॉन्ड बना ना, और इसके साथ साथ एक नया बॉन्ड बना बिटवीन H एंड OH। ये देखिए इसे कहते हैं मेजर प्रोडक्ट और ये होता है माइनर प्रोडक्ट, यानी ये मेन प्रोडक्ट है, इसे आप कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट, क्या कह सकते हैं। तो लेकिन बाई प्रोडक्ट हर रिएक्शन में बने ये जरूरी नहीं। जैसे आप देखिए अमोनियम साइनाइड भी गर्म कर दिया, यहाँ कहाँ बाई प्रोडक्ट बना, ये ओनली था रिएक्टेंट और ये था क्या बन गया बताइए, प्रोडक्ट, है ना। इसका मतलब दो चीज़ जरूरी होंगी, अदरवाइज अदर थिंग्स हो या ये जरूरी नहीं। अब इसके पुराने बॉन्ड देखिए कैसे टूटते हैं, यही से टाइप ऑफ रिएक्शन की ओरिजिन होती है। देखिए यहाँ पर जैसे अमोनियम साइनाइड, नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है बताइए, 3 होती है, नाइट्रोजन बैलेंसी कितनी होती है। अब अमोनियम साइनाइड के स्ट्रक्चर में ऐसा है कुछ, देखिए H और C डबल बॉन्ड O N, ये देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ये है और 5 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किया हुआ है ना। यहाँ नाइट्रोजन की बैलेंसी डिस्टर्ब है कि नहीं दिखाई दे रही। कार्बन बैलेंसी 4 है, देखिए 4 बॉन्ड बनाया है, कार्बन सेटिस्फाई है, ऑक्सीजन सेटिस्फाई है। यहाँ नाइट्रोजन यहाँ डिस्टर्ब है और यहाँ डिस्टर्ब है इसके स्ट्रक्चर में। यहाँ बताइए कितने बॉन्ड बना लिया है, 5। बताइए ऑक्टेन के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है कि नहीं। तो करते क्या है, जब गोलक साहब ने इसको हीट किया तो ये कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 हाइड्रोजन को यहाँ और यहाँ क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, जब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, नया प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन किसी के साथ रिएक्ट करके ना कोई रिप्लेसमेंट होता है, इटसेल्फ मॉलिक्यूल में ही एटम की व्यवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन, चेंज हो जाता है ना। अब यहाँ देखिए इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ रीअरेंजमेंट हो गया, तो ये देखिए सबकी बैलेंसी पूरी तरह सेटिस्फाई हो गई। देख रहे हैं आप, ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गए, इसको 3 बैलेंसी इधर नाइट्रोजन की, 3 बैलेंसी इधर नाइट्रोजन की, दोनों की बैलेंसी क्या हो गई, पूरी। और इस रिएक्शन को कहते हैं रीअरेंजमेंट। एक कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मेथेन है, क्लोरीन से रिएक्ट करे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा मैकेनिज्म, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग तब होगी जब उसकी 3 चैप्टर उसकी जान बचती है उनमें। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, जिसमें आप IPC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। दूसरा है आइसोमेरेज, आइसोमेरता हिंदी में कहते हैं ना, आइसोमेरेज। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकेटायंस क्या होते हैं, कार्बोनायंस क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे हमें कैलकुलेट करते हैं ना। कौन मोर स्टेबल है, ऐसे स्ट्रक्चर पूछ लिया कि बताओ ये मोर स्टेबल है या ये मोर स्टेबल है, पता चला आप इंटरमीडिएट लेवल पर कभी कहीं पढ़े ही नहीं। तो बताइए अगर आपको सीधा NCERT सिलेबस पढ़ा दिया जाए तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा स्टेबल, उसमें ज़्यादा वो तो इंटरमीडिएट सिलेबस कवर करता है ना, उसका एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा, कहने का मतलब। बताइए इनमें कोई जानता है दोनों स्ट्रक्चर में कौन मोर स्टेबल है? इनके नाम भी भुला गए होंगे आप लोग, हमें लगता है। अगर कहते हैं इसका IPC नॉमेनक्लेचर बताओ, कोई बता लेगा? अगर कुछ दिन चलने दीजिए, इसके बाद अगर मेरे ऑर्गेनिक में नहीं लगाई जाती तो भी ऑर्गेनिक ग्रुप बना लीजिएगा। मैं आई एम ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट, है ना, मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में है ना। हाँ बेटा, हाँ ये साइक्लोप्रोपीन केटायन, क्या नाम है इसका? अच्छा, ये बंद रिंग है, 3 कार्बन साइक्लोप्रोपीन, 3 लगा है, डबल बॉन्ड है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो केटायन और निगेटिव चार्ज होता है तो एनायन, है ना। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेंजीन कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं? ये हटा दें तो ये बेंजीन है, देखिए क्या है बताइए, बेंजीन, है ना।
इसके ऊपर CH2 लगा के ये प्लस कर दें, जब कार्बन में प्लस चार्ज आता है कहते हैं कार्बोकेटायन है। क्या है ये? तो यहाँ पर प्लस चार्ज, तो ये बेंजिल कार्बोकेटायन है। अगर बात करें कि स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करते हो? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रेजोनेंस क्या है ना, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। जब आप ऑर्गेनिक इन कॉन्सेप्टों को पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में ना सारा समय बचा करके धड़ा आपकी स्टेबिलिटी आती है, ऑर्गेनिक आती है तो तुरंत वो कर करके उस सारा समय लगा दीजिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, है ना। आपने देखा होगा नीट के पेपर में कम से कम 50 में 10 से 12 क्वेश्चन ज़्यादा न्यूमेरिकल आते होंगे। आपने देखा है, पेपर देखा है इसके पहले? अभी से देखना शुरू करिए, है ना। देखा 10 से 12 न्यूमेरिकल आएंगे आपको, है ना। और सॉल्यूशन से पक्का आना है, केमिकल कार्टिस से पक्का आना है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं उनसे आते ही आते हैं न्यूमेरिकल, तो उनको टारगेट कर दीजिए ना, है ना। उनको टारगेट करके पहले तैयार कर लीजिए ना। अब उसके बाद बाकी आप इसकी पूरा ऑर्गेनिक पूरा एक्सप्लेन होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म से, है ना। अब कहते हैं जैसे आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा मार्कोनी काफ का रूल पढ़ा है। अब देखिए मार्कोनी काफ रूल कहता है जब कोई प्रोटीन पर हाइड्रोजन के हैलाइड का एडिशन होता है HX का, तो जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ अटैक करता है। मार्कोनी काफ नियम कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन अटैक वेयर इन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस। बताइए यहाँ X अटैक करता है, यहाँ H अटैक करता है और प्रोडक्ट बनता है ऐसा, यहाँ पे X और यहाँ पे CO3 हो जाता है। अब कोई पूछे क्यों ऐसा होता है ना, क्यों ऐसा? यही पे मार्कोनी काफ ने कहा नेगेटिव यही क्यों अटैक करेगा, है ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। हाँ बेटा, जिसमें कम हाइड्रोजन है वो तो लगा दिए ना नेगेटिव मैंने, लेकिन मार्कोनी काफ ने ऐसा ही क्यों कहा हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप मान लीजिए दोनों पर हाइड्रोजन सेम हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब प्रॉब्लम आई हुई है। और जैसे सपोज दैट ये पेंटीन 2 है, इसका नाम आईपीसी नाम आपको पता है ना। इसे जिधर से नंबर आप ये डबल बॉन्ड नजदीक होता है उधर से काउंटिंग करते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 ना। 5 कार्बन को पेंट और 2 परीन है तो पेंट 2 ईन, है ना। अब ये बात आई ये भी, अच्छा मार्कोनी का रूल गिवन बाय अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जिसे 2 बराबर भागों में डिवाइड ना कर सके। तो बताइए इधर 2 बराबर एग्जैक्टली भागों में डिवाइड नहीं होगा, इधर कार्बन ज़्यादा इधर कार्बन कम है। इट मीन्स ये भी देगा मार्कोनी का रूल को फॉलो करके। हाँ, उसी हिंदी में सिमेट्रिकल का मतलब सममित, जिसे 2 बराबर भागों में बांट सकता है ना। और अनसिमेट्रिकल का मतलब कहते हैं असममित। ये देखिए जैसे ये एल्कीन है इसे 2 बराबर भागों में बांट, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल, है ना, सममित। और इसे कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे अनसिमेट्रिकल, इधर 2 हो जाएंगे और इधर 1 ना। तो मार्कोनी का नियम जो एल्कीन देती है पहले चीज वो अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए और इनका नियम कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, लेस हाइड्रोजन होगा। तो बताइए ये देखिए नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ दिया जहाँ हाइड्रोजन कम, डबल बॉन्ड उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, ये जोड़ दिया और ये बना दिया प्रोडक्ट ना। पहली बात तो इनका नियम ऐसा ही क्यों है ये जानना पड़ेगा, है ना। दूसरा यहाँ बताइए अगर आप पास अगर बढ़िया नॉलेज नहीं थोड़ा सा और अंदर तक घुस के तो ऐसा एग्जाम्पल दे दिए तो आप फेल हो जाएंगे, कहेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनाए। यहाँ देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम हो गया, सेम हो गया ना। अब बताइए अब हम Br को कहाँ जोड़े, Br यहाँ जोड़े या Br यहाँ जोड़े? इस वाले से, यहाँ से क्यों? प्लस साइज है, जिधर जिधर कार्बन ज़्यादा होंगे वहाँ जोड़ेंगे, जहाँ जिस डबल बॉन्ड पे कार्बन ज़्यादा लगेंगे उधर जोड़ेंगे। और उसका रीज़न केवल एक्सप्लेन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन प्लस आई पावर से, ठीक है ना। जैसे देखिए इस कार्बन पे इधर कार्बन ज़्यादा है ना और इस कार्बन में कम है, 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है
तो Br को आप यहाँ जोड़ दीजिए, H को यहाँ जोड़ दीजिए। बट ऐसे समझाने के लिए आप बता नहीं सकते ऐसा ऐसा क्यों किया आपने। ये प्रोडक्ट है इसका, है ना, मिड पे जाके लगेगा ब्रोमीन, है ना, फ्री प्रोमो। अब आप एक कोई ये कह रहा था कि यहाँ लगा दीजिए सर, है ना, तो इंटर में हो, इंडक्टिव में पढ़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटाइन पढ़े हैं। कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। जैसे सपोज दैट ये CH3 CH2 ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, कार्बन 1 कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, तो ये कैसा कार्बोकेटाइन होता है, प्राइमरी। और इसको यहाँ 2 से कनेक्ट कर दें, अब ये कैसा हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री 2 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री। और एक H इसका और रिमूव करके ये लगा दिया, 3 डिग्री हो गया। क्या हो गया बताइए, इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन, हिंदी में कहते हैं तृतीय कार्बोकेटाइन, है ना। अब बात करेंगे जो मेथाइल समूह होता है, मेथाइल एथाइल समूह है, ये +I पावर देते हैं। अब आप बताना +I क्या है, +I का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके डेंसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी इनहेंस कर जाती है। अब बताइए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सपोज दैट मैं कार्बन हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, तो हम अपने पड़ोसियों से क्या करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, कोई हमें दे करके हमारी स्टेबिलिटी को क्या कर दे, बढ़ा दे, है ना, हमारी कमी को क्या कर दे, पूरा। और जितना डोनर समूह आसपास जुड़ा होगा तो ये कार्बन उतना ही स्टेबल होगा कि नहीं होगा ना। इसका मतलब टर्शियरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। क्यों, इसका मतलब जितना ही कार्बन। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्यों कहा कि जैसे ही जब इसकी आप मैकेनिज्म जब आप सीखते हैं, ये देखिए 2 रास्ते हैं इसके मूवमेंट के, या तो ऐसे बांड घूमेगा या ऐसे बांड घूमेगा। तो बताइए सपोज दैट ये A है और ये साइड B है, तो बताइए अगर A साइड घुमा दे CH3 CH CH2 दिस कार्बन बियर माइनस दिस कार्बन बियर प्लस चार्ज, राइट ना। अरे भाई इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर गया यानी ये कार्बन डोनर हो गया, ये कार्बन एक्सेप्टर हो गया ना, तो निगेटिव इस पर आएगा, पॉजिटिव इस पर आएगा। तो बताइए फिर H+ का पहले स्टेप में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, कैसा रिएक्शन होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है देन न्यूक्लियोफाइल अगले स्टेप में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है। अब बताइए तो पहले स्टेप में इसका पॉजिटिव चार्ज आया, अगर पॉजिटिव आएगा तो कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव जुड़ेगा ना। अब बताइए CH3 CH+ और यहाँ क्या हो गया CH3, देख रहे हैं ध्यान से। अब इन्होंने नियम क्यों दिया है आप समझिएगा, ये बन चुका है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्या बन गया। अच्छा बताइए अब यहाँ पे Br का अटैक किया, ये प्लस पे आके जुड़ गया, तो प्लस पे माइनस ही ना जुड़ेगा, है ना। तो बताइए ये प्रोडक्ट बन गया, और इस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनने के बाद। क्यों, और अगर मान लीजिए इस तरह घुमाते हैं ऐसे कि सर इसी तरह बाण क्यों घुमाया, इस तरफ क्यों नहीं, है ना। अच्छा बताइए अब यहाँ पे घुमा देंगे दूसरा में, देखिए CH3 CH पे माइनस, इस CH2 पे प्लस, पहला स्टेप अटैक ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ गया CH3 CH2 CH2 प्लस। एक बात बताइए कैसा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी की सेकेंडरी, अभी क्या मतलब प्राइमरी सेकेंडरी का कार्बन लेना, जो कार्बन प्लस है देखिए वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ऐसा नहीं पीछे आप पूरा गिनने लगे, प्राइमरी है। ये देखिए एक कार्बन से जुड़ा ना, ये कैसा कार्बोकेटायन है बताओ, और ये कैसा कार्बोकेटायन था, और अभी आपने पढ़ाया कि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, है ना। तब आपको पता चल गया होगा कि मार्कोनी का आपने यही क्यों कहा कि यही ऐड होगा Br ना, बिकॉज हर घटना होती है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। जब ये कार्बोकेटायन बनेगा, ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट होगा मोर स्टेबल होगा, है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि नेगेटिव को वहाँ अटैक कराइए जहाँ हाइड्रोजन कम है। अब बात आ गई ये वाला केस क्या कैसे सॉल्व होगा, है ना, जिसमें दोनों ही सेकेंडरी बनेंगे। आप देखिए
आप इसमें बताइए दोनों सेकेंडरी बनेंगे ना। अच्छा चाहे हम ए इस तरह घुमा दें, ये देखिए इस तरह घुमा दें नंबर ए, इस तरह घुमा दें नंबर बी, अगर ए साइड लेते हैं तो क्या होगा, CH3 CH पे माइनस, दिस बियर प्लस, CH2 CH3, H प्लस का अटैक कराइए, यहाँ पे करेगा CH3 CH प्लस CH2 CH2 CH3। बताइए पहला, बताइए क्या ये सेकेंडरी नहीं है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ना, है। ये देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया। अच्छा ये कौन सा साइड लिया, ए, अगर बी लेते, बी साइड लेते, बताइए कौन से कार्बन पे माइनस आता, इस पर आता माइनस, इस पर आता प्लस चार्ज, राइट ना, CH2 CH3। अब बताइए यहाँ पर H प्लस का अटैक कराते, कहाँ कराते, माइनस पे कराते ना, प्लस का अटैक माइनस पर ही तो होगा। तो बताइए क्या क्या बनता है कंपाउंड, CH3 CH2 CH प्लस CH2 CH3, ये भी सेकेंडरी बना। बताइए बोथ आर सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब आप कहोगे क्यों, कौन मोर स्टेबल है, इसीलिए हमने कहा ना मैकेनिज्म का पार्ट इंडक्टिव इफेक्ट जाना जरूरी है। अच्छा दोनों तरफ से सेम पावर मिले तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, एक तरफ से कमज़ोर हो जाए, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? दोनों तरफ से प्लस आई पावर यदि बराबर मिलता है। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट लगभग 3 कार्बन के बाद समाप्त हो जाता है, 3 कार्बन तक ही ऑपरेट होता है ना। तो अब आप यहाँ देखिए दोनों ही सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, यहाँ केवल मेथाइल का प्लस आई पावर, इधर प्रोपाइल का प्लस आई पावर, डिसबैलेंस हो गया। बताइए इधर 3 कार्बन का, अब पीछे जाना धीरे धीरे वीक भी होता जाता है इंडक्टिव, राइट ना, और इधर से वीक है, 1 कार्बन की केवल पावर है ना। यहाँ देखिए दोनों तरफ से एथाइल एथाइल का पावर है। बताइए दो कार्बन बराबर इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं दोनों को, है ना। तो बताइए कौन मोर स्टेबल होगा, दिस, क्यों, ये सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन दिस, एक तरफ से कम है एक तरफ से ज़्यादा, यहाँ दोनों तरफ से सेम पावर, तो इसलिए ब्रोमीन का अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा, राइट ना। तो इसलिए कहा कि उधर बढ़ा दीजिए, उधर Br को लगा दीजिए जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट ना। तो ये सब बातें आप मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, है ना। चलिए शुरू कर देते हैं आप। अच्छा बताइए आयंस क्या होता है, आज मैं लिखवाऊंगा नहीं यार, ऐसे डिस्कशन होगा, पहले देखते हैं क्या कुछ तैयार है। आयंस क्या होते हैं बताइए, नोट्स इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे ना आप लोग, समझेंगे बाइलिंगुअल में, हाँ अरे यार दोनों भाषा में समझा तो रहा हूँ, है ना, दोनों में। अगर आप कैपेसिटी देखिए, आगे जो पढ़ाइयाँ अगर सिलेक्शन हो भी गया है ना, ये मोटी मोटी किताबें इंग्लिश में ही मिलेगी। अभी इंटर तक चाहे जो हिंदी में टहल लो, है ना, उसके बाद BSc करो, BHU से या कहीं से भी करोगे, अगर इंग्लिश में नहीं लिखोगे, केवल JN कॉलेज यहाँ छोड़ के, यहाँ मैंने देखा है MPTC के बच्चे जाते हैं ना BSc UC करके, उनको इंटर बराबर नॉलेज नहीं है। मैं डायरेक्ट में उनको पढ़ाता हूँ, तो जितना मैं इलाहाबाद में इंटर के बच्चे उससे ज़्यादा जानते हैं, यहाँ के BSc बच्चों को ज्ञान नहीं है। अच्छा जबकि JN कॉलेज यहाँ का टॉप कॉलेज माना जाता है ना। तो फिर से इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है मुझे केमिस्ट्री में, है ना। तो यदि आप इंग्लिश में नहीं लिखते, यहाँ तो 3, 4, 5 साल का पेपर ले लीजिए, सर सीरीज आती है इनकी, है ना, सीरीज को 5 साल तैयार कर लीजिए, 75% नंबर ले लीजिए, है ना। एक बार मैं फर्स्ट ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर पेपर ला दूँगी, अगर मैं ला दूँ तो नींद आने लगेगा यार बच्चों को, मतलब सीधे प्रोडक्ट और सीधे उधर सीधा वो क्वेश्चन देते ही नहीं, है ना, असर्शन रीज़न, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, BHU में, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हो गया, DU में हो गया, पहले तो मेरिट से होता था, इस बार तो सारी यूनिवर्सिटियों को CU CET एग्जाम के थ्रू कर दिया है ना। अब आपको उसमें टॉप रहेंगे, अच्छे रहेंगे वो, तभी वो कॉलेज मिलेंगे, अदर हाँ। तो अभी एग्ज़ाम भी UP कैडेट का भी एग्ज़ाम है 2 दिन में, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं UP कैडेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। और ये सब अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, मतलब जॉब की टेंशन नहीं, बस केवल कोर्स पास करिए, है ना। उसके बाद देखिए तमाम एग्ज़ाम आते हैं, अगर मान लीजिए उधर नहीं जा सकते, TCT PGT लेक्चरर, कोई एक सब्जेक्ट में मारते होगे तो लेक्चरर बन जाइए ना।
और लड़कियों के लिए तो बहुत पीसफुल जॉब है। अगर आप मेडिकल नहीं जा पाते हैं, बढ़िया से 75,000 सैलरी, और देखिए स्कूलों में कितना पढ़ाते हैं, है ना। बस जाके 1-2 घंटे लिया और विभागीय काम किए, चले आए 2 घंटे में घूम घाम के, है ना। तो बहुत मतलब आगे का, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट कोई बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, और इसमें चारों सब्जेक्ट के नीट में सिलेक्शन करना चाहते हैं, है ना। 4 के चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छे बने। फिजिक्स क्लास चलिए आप लोग एक दो प्रकाश सर पढ़ाए थे, क्या टॉपिक शुरू किए हैं? रोटेशन एंड डायरेक्शन। तो बात बताइए, आयंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर चार्ज होता है आयंस होते हैं, क्यों? चार्ज पार्टिकल्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अब देखिए ये एटम है और ये क्या है? आयन है, एटम और आयन। ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोराइड आयन है ना। तो आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, किसका साइज ज़्यादा होता है और क्यों? साइज बताइए, आयन का साइज बड़ा है या एटम का साइज बड़ा है? एटम, एटम का। इसका भी साइज बड़ा है, इसका आयन का। क्या रीजन है? इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसका साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो जाता है। चलिए ठीक है, 281 इसका तो बात है कि ये निकल गया, 28 रह गया। पहले 3 सेल था, 2 सेल हो गया तो साइज घट गया, यानी पॉजिटिव लेस देन न्यूट्रल सोडियम एटम, है ना। बट यहाँ देखिए, यहाँ साइज कहाँ छोटा बड़ा हो रहा है? 287, यानी नंबर ऑफ सेल 3 सेल बने हुए हैं क्लोरीन में। एक डाल दिया आपने